हेलो एवरीवन। सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी और सीपीसी 19(8) जो कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में 10 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इस वीडियो में आप एमसीक्यू के साथ सॉल्यूशन भी आपको स्क्रीन पर मिलेगा, क्वेश्चन भी मिलेगा, ताकि आप नोट्स बना सको और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। आइए वीडियो कंटिन्यू करते हैं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। 50 क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका हूं, और ये सेकंड वीडियो है सीपीसी का ही, जहां पर मैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करूंगा और जहां तक हो पाए। और ये सेकंड वीडियो है सीपीसी के एमसीक्यू के साथ। तो तैयार हो जाइए और करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। राइट, मैंने क्या किया है, तो सीपीसी के टॉपिक वाइज एमसीक्यू को लाया हूं, जिसमें कि यहाँ पर टॉपिक है 5 क्वेश्चन से इसमें मिलेगा आर्थिक पहलू और न्यायालय शुल्क, यानी यदि इंग्लिश में जाने तो पेक्यूनरी एस्पेक्ट्स एंड कोर्ट फीस से संबंधित जो सीपीसी में है, सिलेबस में आपका है, उसी बेस पर यह क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर एंड 51st क्वेश्चन, कोर्ट फीस अंडर द सीपीसी आर जनरली डिटरमाइंड बाय। कौन करते डिटरमाइंड? सीपीसी के अकॉर्डिंग। सीपीसी के तहत फीस आमतौर पर निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित की जाती है? आपको मालूम है कि क्रिमिनल केस में क्या करते हैं, हम कोर्ट्स फी नहीं देते हैं बल्कि स्टाम्प फी देते हैं, यानी फाइलिंग चार्ज देते हैं, उसमें स्टाम्प लगता है वो देते हैं। लेकिन जब हम सिविल केस में जाते हैं तो सिविल केस में कोर्ट का फ़ी लगता है, जो कि प्रॉपर्टी यदि लैंड है तो लैंड की वैल्यू बेस पर होती है। राइट, तो जान लेते हैं कि सीपीसी के तहत कोर्ट फीस किस बेस पर निर्धारित किया जाता है। राइट, तो न्यायाधीश के विवेक, एक्चुअली कोर्ट फी में ऐसा नहीं कि डिफरेंट होता है और वह जज साहब तय करेंगे कि कोर्ट फी कितना होगा, ऐसा नहीं होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन नहीं हुआ, आंसर नहीं हुआ। सेकंड है वैधानिक प्रावधानों और फी अधिनियम। जी हाँ, ऑलरेडी जो प्रावधान है, प्रोविज़न है, और कोर्ट फी अधिनियम भी है, एक्ट भी है। तो उस अधिनियम के अकॉर्डिंग जो है कोर्ट फी पे किया जाता है, फिर आपको रिसिप्ट भी दी जाती है। और केवल मुकदमों के दावा की गई राशि पर ऐसा भी नहीं है, शामिल पक्षों की संख्या पर 1 है कि 2 है, यानी प्लेंट और रेस्पोंडेंट कितने हैं, इस पर ये डिपेंड नहीं करता है। वादी प्रतिवादी पर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है कि हमारा जो है कोर्ट फी अधिनियम और उसमें जो प्रोविज़न बनाए गए हैं वही उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारा फीस तैयार होता है कोर्ट के अंदर जब हम केस फाइल करते हैं। तो राइट, 52nd नंबर क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक न्यायालय शुल्क की मात्रा निर्धारित करने में एक कारक नहीं है? बोलते हैं कि यहाँ जो ऑप्शन है वो कौन, जो न्यायालय की फ़ी जो तैयार होती है तो उसमें वो आपका कोई कारक नहीं है। ऑन द स्क्रीन, पक्षकारों की व्यक्तिगत संपत्ति, यानी मुकदमे की प्रकृति जो है वो रहती है कि मुकदमा किस तरह का है। अब मुकदमे की प्रकृति ये हो गया, यदि सिविल केस है तो सिविल केस में आप वो लैंड से है कि बैंक का इवेंट है, एनआई से संबंधित है कि फैमिली कोर्ट से संबंधित है, इस पर डिपेंड करता है। तो मुकदमों की प्रकृति भी देखी जाती है। विषय वस्तु का मूल्य, जी हाँ, जैसे मैंने जस्ट बताया था, यदि वो ज़मीन संबंधित है तो जिस ज़मीन पे केस हो रहा है तो उस ज़मीन की वैल्यू क्या है, ये भी देखी जाती है। ये दोनों तो रहेगा ही रहेगा, यानी मुकदमे की प्रकृति और विषय वस्तु की मूल्य रहती है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पा गया है वो है कि वह नहीं है। राइट, इसलिए ये दोनों रहेगा ही रहेगा। अब है तीसरा है पक्षकारों की व्यक्तिगत संपत्ति। व्यक्तिगत संपत्ति है उसकी जो और दूसरी निजी संपत्ति है, तो ये इसका कारक नहीं है। इसमें व्यक्तिगत संपत्ति ना होकर के संपत्ति जिस कर रहे हैं वो संपत्ति की कैलकुलेट होती है, लेकिन व्यक्तिगत की नहीं होती है। कानून निर्धारित दरें, यानी जो कोर्ट फी तय होती है वो भी होता है, यानी ये तीनों आपका रहेगा ही रहेगा। डी,
तो कौन सा कारक नहीं है, वो है सी, पक्षकारों की व्यक्तिगत संपत्ति। इसमें यदि ऑप्शन आपको क्वेश्चन अलग अलग करके देता है तो आप उस ऑप्शन बेस पर बिल्कुल आप सही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई मुकदमा प्रक्रियात्मक नियमों का पालन न करने के कारण खारिज कर दिया जाता है तो भुगतान की गई अदालत फीस आमतौर पर क्या होती है? यानी आपने फ़ी दे दिया, फ़ी देने के बाद वो रिजेक्ट हो गया किसी कारण से, जो भी प्रोसीडिंग है, प्रोसीडिंग में आप फॉलोअप नहीं किए, जो टाइम करना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, प्रतिवादी को, वादी को भी आना चाहिए, तो ये जो भी है प्रोसीडिंग, वो प्रोसीडिंग में नहीं आते तो क्या होती है, जब्त की ली जाती है अदालत, अन्यथा आदेश न दे। जब तक ऑर्डर न दे तब तक वो कोर्ट फी जो है वो बिल कोर्ट का ही होता है, यानी आप रिसिप्ट आपके पास रहता है, लेकिन फ़ी जो है वो बिल्कुल अदालत के पास रहता है, राइट। ये जब ला जाती है, ऐसा नहीं कि आपको रिटर्न प्रशासनिक लागत कवर करने दोगुनी की जाएगी, ऐसा भी नहीं। मुआवजे की हस्तांतर की जाती है, ऐसा नहीं कि इस कोर्ट में केस में आप दिए हैं तो दूसरा केस जो होगा उस केस में आपको यही फ़ी रिसिप्ट काम करेगा, ऐसा नहीं होगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, छोटी राशि के दावे से जुड़े मुकदमे में सीपीसी निम्नलिखित प्रावधान करती है। छोटी राशि के दावे यानी जो अमाउंट है वो कम है, कम शुल्क के साथ त्वरित प्रक्रिया, अदालती शुल्क की कोई आवश्यकता नहीं, छोटे दावों को विशेष रूप से अलग मुकदमा, मुकदमे की वजह अनिवार्य मध्यस्थता। ऐसा नहीं कि यदि अनिवार्य मध्यस्थता कर लिया जाए, मेडिटेशन आर्बिट्रेशन में नहीं जाते हैं हम लोग, ये जो मुकदमेबाजी अनिवार्य मध्यस्थता में भी नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं है कि शुल्क आवश्यक नहीं है, शुल्क तो देना ही पड़ता है सीपीसी के अकॉर्डिंग, और छोटे दावों में विशेष अलग से होता है, ऐसा भी नहीं होता है, राइट। वो वैल्यू पर कम ज़्यादा होती है, तो करेक्ट आंसर है कि कम शुल्क के साथ क्या होता है, त्वरित प्रक्रिया होती है, ऐसा होगा छोटा राशि के दावे से जुड़े हैं तो। 5 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सीपीसी के अंतर्गत न्याय निर्णय का सबसे अच्छा वर्णन है, राइट, बहुत अच्छा है। और करेक्ट आंसर है कि अधिकारों का अंतिम समाधान और निर्धारण, यानी केस जो प्रक्रिया होगी वो निर्णय में देखा जाएगा कि जो जिनका संपत्ति का अधिकार है वो अधिकार उसे मिला कि नहीं मिला। क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि क्रिमिनल केस में क्या होती है, उसे पनिशमेंट की जाती है, फ़ाइन की जाती है, यदि फ़ाइन नहीं देता है तो उनको पनिशमेंट को और बढ़ा दिया जाता है, यानी जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन यदि मैं सिविल केस की बात करूँ तो सिविल केस से मेन फोकस ये होती है कि जो जिसका हक है, जो जिसका अधिकार है वो अधिकार उसे मिलना चाहिए। तो अधिकारों का अंतिम समाधान और निर्धारण के लिए जो है वह सबसे अच्छा वर्णन करता है, राइट। चलिए अब आइए 12 नंबर जो है वो है आपका क्वेश्चन कंटिन्यू ही है, टॉपिक अलग है, यानी सीपीसी के विशेष प्रावधान और तुलनात्मक पहलू, उस टॉपिक पर आपका क्वेश्चन है। 56 नंबर क्वेश्चन, सीपीसी के तहत रेस जुडिकाटा के सिद्धांत का प्रयोग कब किया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, रेस मोस्टली आ जाता है कभी कभी, राइट। इसमें सही ऑप्शन है समान पक्षों और समान कारण से संबंधित वाद के मुकदमों में, यानी समान पक्षों और समान वाद, यानी रेस जुडिकाटा का सिद्धांत तब प्रयोग होगा जब दोनों पार्टी जो है वही है, दो किसी दूसरे केस में है, राइट। तो पार्टीज जो है वो दोनों सेम होना चाहिए, पक्ष और विपक्ष, यानी प्लेंटिफ और रिस्पोंडेंट वो दोनों के दोनों सेम होना चाहिए। क्लियर, वादी और प्रतिवादी, समान वाद कारण, और वाद का जो कारण है वो भी समान होना चाहिए, उससे संबंधित मुकदमों में रेस जुडिकाटा होती है। आपराधिक से तो संबंधित है नहीं, तभी प्रतिवादी अनुपस्थित हो वो भी नहीं है, यदि तभी जब प्रतिवादी अनुपस्थित हो जाएगा तो वन साइड जो बोलते हैं एक्स पार्टी डिग्री वो हो जाएगा। नए साक्ष्य के मामलों में भी नहीं होता है, तो रेस जुडिकाटा कब होगा, जब समान पक्ष हो और समान वाद हो तब यह होगा, राइट। 57 नंबर, सीपीसी के तहत रेस जुडिकाटा का अर्थ क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। रेस जुडिकाटा का अर्थ ये है कि एक बार मुकदमा होने जाने के बाद दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, राइट, क्योंकि ऑलरेडी जो है समान पक्ष, जो जस्ट अभी मैंने बताया, दोनों साइड में जो पक्ष है वो नाम सेम है,
और जो कारण है वो भी एक ही है। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि जैसे एक केस ऑलरेडी आपके पक्षों आप लोग के बीच में चल रहे हैं, आपके पक्षों के बीच में चल रहे हैं, और वो पक्षों में चलने के बाद जो है आप क्या करते हैं, फिर एक दूसरा केस करते हैं ताकि आप जो है ना जल्दी से निर्णय ले लें, या वो केस यदि धीरे चल रहा है तो आप चाहते हैं कि ये केस में हम जल्दी कर लेंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं किसी में पक्ष में हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। ऑलरेडी यदि आप रिकॉर्डेड है, ऑन रिकॉर्ड है कि आपकी एक केस लंबित है, चल रही है, प्रोसीडिंग में है, तो बिल्कुल आप दूसरा मुकदमा नहीं कर सकते हैं। यही है आपका रेस जुडिकाटा। तो रेस जुडिकाटा मीनिंग से यदि आप समझ जाते हैं तो यह बिल्कुल आपका बहुत ही ईजी हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि रेस जुडिकाटा का मतलब ही समझ गए होंगे कि यदि एक मुकदमा दोनों पक्ष भी सेम है और दोनों वादक कारण भी सेम है तो दूसरा मुकदमा लाया जाना चाहिए। राइट। 58 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीपीसी कार्यवाही के संदर्भ में विनम्रता के सिद्धांत को सबसे अच्छी तरह से समझता है? ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर है, आंसर भी है, लेकिन पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए। करेक्ट ऑप्शन इज बी। बताया कि विनम्रता क्या होती है। विनम्रता सबसे अच्छी तरह से कैसे समझा जा सकता है सीपीसी कार्यवाही में? समवर्ती क्षेत्राधिकार के मामलों में एक न्यायालय द्वारा दूसरे न्यायालय के निर्णयों के प्रति दिखाया जाला सम्मान। समवर्ती क्षेत्राधिकार के मामले यानी जब ऐसा कोई केस हो जो समवर्ती क्षेत्राधिकार में आता हो, तब एक न्यायालय दूसरे न्यायालय के निर्णय के प्रति दिखाया जाने वाला जो सम्मान होता है उसी को हम लोग बोलते हैं। सीपीसी के तहत सार्वजनिक सार्वजनिक उपद्रव की अवधारणा को आमतौर पर निम्नलिखित में से संबोधित किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? निषेधाज्ञा के लिए सिविल मुकदमों में करेक्ट ऑप्शन देख के ही जाए, आगे बढ़े। ये सिर्फ ऑप्शन आप नहीं देख सकते हैं तो भी आपका सही स्टडी नहीं हो पाएगा। विशेष आपराधिक प्रक्रियाएं, केवल अपील जी नहीं, पुनरीक्षण आवेदन वो मैं नहीं, रिवीजन पिटीशन जो डालते हैं ये भी नहीं होगा। निषेधाज्ञा के लिए सिविल मुकदमा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि सीपीसी में संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संशोधन से संबंधित है, अमेंडमेंट से संबंधित है, कभी संशोधन नहीं किया गया। यहाँ पर ऑप्शन है कि केवल न्यायिक निर्णयों द्वारा किए जाते हैं और बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधन किया है, और सीपीसी में संशोधन संवैधानिक की आवश्यकता है। जी इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है संवैधानिक संशोधन के लिए संविधान अलग है तो कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट होगा वो अलग होगा। संशोधन नहीं किया जाता ऐसा नहीं है, न्यायिक निर्णय से भी नहीं है। यह तब होगा जब संसद में पास हो जाती है सीपीसी की, तो जब ज़रूरत पड़ता है, आवश्यक होता है, तो ज़रूरत के अकॉर्डिंग क्या होता है तो सीपीसी में भी आपको संशोधन होती है। तो करेक्ट आंसर ये हो गया कि जैसी ज़रूरत पड़ी तो ज़रूरत के अनुसार संसद में सीपीसी का अमेंडमेंट पास हो जाने के बाद जो है वो अमेंडमेंट वैलिड होगी। राइट। 13 नंबर जो ठीक है वह है सीपीसी की प्रक्रिया और स्थल की सेवा, यानी सीपीसी में ही जो प्रक्रिया है और जो स्थल की सेवा है उसी बेस पर आपका 5 क्वेश्चंस मिलेगा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि सीपीसी के तहत समन की तामील का अर्थ क्या होता है? समन जब कोर्ट के द्वारा प्रतिवादी को भेजा जाता है और वादी को भी ज़रूरत पड़ने पर भेजा जा सकता है। राइट। तो वादी जब कोई केस करता है तो प्रतिवादी को 30 दिनों के भीतर बोला जाता है कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए और उसको समन भेजा जाता है। तो बोला कि समन की तामील से क्या है? तो उसकी तामील तब होता है, यही होता है कि वादी जो केस किया, तो केस करने वाले जिस पर केस करता है उनको जो नोटिस आता है उसी को समन की तामील बोलते हैं। वादी की शिकायत पत्र भी नहीं होते, मामले की अंतिम सुनवाई भी नहीं होती, डिक्री का निष्पादन भी नहीं होता। तो क्या होता है? मुकदमे के लिए सूचित करना। राइट। उसमें पूरा डिटेल रहता है, सेल रहता है, साइन रहता है, जज का भी साइन रहता है, दोनों पक्ष का नाम रहता है, कब डेट को आता है, वो भी सब उसमें डिटेल शामिल रहता है। तो क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा तो आप इसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन है सीपीसी के तहत मुकदमा दायर करने का उचित स्थान निम्नलिखित द्वारा निर्धारित किया जाता है।
ये पूछा जा रहा है कि सीपीसी के तहत यदि आप केस करना चाहते हैं, मुकदमा दायर करना चाहते हैं, तो वो कौन तैयार करेगा, कौन निर्धारण करेगा कि वो सही जगह कौन सा है। आपको मालूम होना चाहिए कि वो स्थान जहाँ वाद का कारण उत्पन्न होता है और जहाँ प्रतिवादी रहता है। सबसे पहले आप जिस पर केस करना चाहते हैं उसका रेसिडेंशियल एरिया, यानी वो जिस एरिया में रहा जाता है उस एरिया में करते हैं। वो एरिया जिस जुरिडिक्शन में पड़ता है उस जुरिडिक्शन में जाकर आप कर सकते हैं। यानी वाद का कारण जो उत्पन्न हुआ, वो स्थान जहाँ वाद का कारण उत्पन्न होता है, जिस जगह पर घटना घटित हुआ उस जगह पर कीजिए सबसे पहले। यानी वो रहने वाला कहीं और का है और घटना घटित एक पर्टिकुलर एरिया में हुआ, तो आप घटना स्थल बताएंगे, तो घटना स्थल बेस पर जो है आप क्या कीजिए, तो केस कीजिए, राइट। तो वो घटना स्थल जिस जुरिडिक्शन में जाएगा उस जुरिडिक्शन में जाकर आप केस कीजिए। दूसरा है कि जिस पर आपको केस करना है, जो घटना घटित का किया है, जिसको ऊपर करना चाहते हैं, उसका जो जुरिडिक्शन होता है वो आप कीजिए, राइट। यदि मान लीजिए कि मुंबई का आदमी आप दिल्ली में रह रहे हैं और वो घटना जो दिल्ली में हुई है, तो दिल्ली के जुरिडिक्शन में कीजिए। उनका पूरा का पूरा नाम पता लीजिए, एड्रेस लीजिए जिन पर आप केस करना चाहते हैं, राइट। या तो आप ये जानते हैं कि वो अस्थायी निवासी जो है मुंबई का है, तो वह एरिया जिस जुरिडिक्शन में पड़ता है वहाँ जाके केस कर सकते हैं, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ख। चलिए 63, यदि समन की तामील दोषपूर्ण है तो न्यायालय, यह संबंधित है दोषपूर्ण से बताया गया कि समन जो है डिफेक्टिव है, समन जो है डिफेक्टिव है, दोषपूर्ण है, कुछ उसमें कमियां हैं, तो न्यायालय क्या कर सकता है। क्या मुकदमे की एकपक्षीय निपटारा एक्स पार्टी डिग्री दी जा सकती है? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा कि यदि समन की तामील में जो है दोषपूर्ण है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि अब जज अपना डिसीजन दे दे, ऐसा नहीं होगा। ख, त्रुटि सुधारने की अनुमति दे सकते हैं और समन पूरा तामील कर सकते हैं। जी हाँ, एक्चुअली इसमें क्या होगा, ख नंबर जो आपको दिया गया है, दोषपूर्ण जो समन भेजा गया वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है या उसमें कुछ एरर है, उसको टाइपो एरर बोलो, या तो इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत है। तो न्यायालय जो है फिर से क्या करेंगे, तो जो त्रुटि है उसको सुधारने का अनुमति देंगे, यानी वो क्या ऑफिस, कोर्ट ऑफिस, और वह समन को पुनः तामील कर सकता है। यानी वह समन क्या प्रतिवादी को जो भेजा जाएगा उसके 30 डेज, यानी विदिन 30 डेज उनको टाइम मिलेगा कि कम से कम 30 डेज उस दिन से उनको टाइम मिलेगा, याद रखिएगा। यानी जब वो करेक्शन हो जाएगा, करेक्शन होने का उसमें डेट चलेगा, वो पुराने डेट अपडेट नहीं रहेगा, वो जो है कौन सा होगा, वो होगा न्यू। ये जो मतलब सेकेंड टाइम जो भेजा जा रहा है ये आपका रहेगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सीपीसी के तहत समन भेजने के लिए निर्धारित नहीं है। यानी यह बताया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू सीपीसी किस तरीक़ा से आप जो है समन प्रतिवादी को भेजेंगे। आप मतलब कोर्ट जो है प्रतिवादी को समन करना चाहता है, आखिर वो कैसे पहुंचाएगा। क्या प्रतिवादी को समन भेजना है तो कोर्ट क्या वादी को ही दे देंगे कि जाइए आपने उन पर केस किए हैं, आप उनको ऐसा पहुंचा दीजिए। तो इसका सही तरीका क्या है, तो ऑप्शन जो है वो व्यक्तिगत डिलीवरी भी है, पंजीकृत डाक भी है, इलेक्ट्रॉनिक मेल भी है और प्रतिस्थापित सेवा भी है। तो उसमें बताया गया कि भेजने के लिए है, ठीक है, निर्धारित नहीं है। तो जो नहीं भेजने का वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी ईमेल के द्वारा जो उनको भेज सकते हैं।
आप व्यक्तिगत डिलीवरी मतलब कि ऑफिस पर्सन जाता है या तो वहाँ से जाता है थाना, पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन से क्या की जाती है, वहाँ पुलिस स्टाफ जो है जो भी है वो गांव के चौकीदार को दे देते हैं, या वहाँ के पुलिस जाने के बाद उनको व्यक्तिगत रूप से हैंड ओवर कर देता है। ठीक है, 2 प्रति रहता है, रिसीविंग भी ले लेता है। ये हो सकता है, यानी बाय पोस्ट भेज दिए, ये भी हो सकता है। प्रतिस्थापित सेवा, ये भी हो सकता है। प्रतिस्थापित सेवा में क्या होगा कि जो दूसरा कोई सब्स्टिट्यूटेड सर्विस है, चाहे वो कोई कोर्ट का ही आदमी है, या तो कोर्ट से स्पेशल बनाया गया है, या तो प्राइवेट डाक उसे भी बोल सकते हैं, उनके द्वारा भी भेजा जा सकता है। क्लियर? तो इस तरह का प्रतिस्थापित सेवा भी हो सकता है, लेकिन कोई भी नोटिस जो है ईमेल के थ्रू नहीं जाएगा, कोर्ट से। राइट? तो करेक्ट ऑप्शन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मेल नहीं निर्धारण किया गया है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिवादी के न रहने पर या उसका पता न लगने वाली स्थिति में न्यायालय निम्नलिखित में से अनुमति दे सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वादी ने केस किया, केस चली गई कोर्ट में, और कोर्ट क्या करेंगे, अब जो है प्रतिवादी को समन करना है। जब उस एड्रेस पे दिया गया था, जो एड्रेस वादी के पास था, उन्होंने जो बताया कोर्ट को प्लेंट में कि ABC जो भी नाम था वो रहने वाला था पर्टिकुलर प्लेस का, और उनको जब वो एड्रेस दिया गया तो वो एड्रेस पर जब समन भेजा गया, समन भेजने के बाद न पता चला न कुछ मिला, तो न्यायालय अनुमति क्या देंगे, क्योंकि आदमी का नाम और एड्रेस तो आपने लिखवाया था, वादी ने लिखवाया था, लेकिन प्रतिवादी को वो नहीं मिला। तो क्या किया जाएगा, प्रकाशन द्वारा सेवा, फैक्स द्वारा सेवा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवा, केवल वादी के वकील द्वारा सेवा। तो एक तरफ से यदि हम देखते हैं नीचे से ही आ जाइए, तो वादी के वकील कुछ नहीं उसमें करेंगे, उन्होंने अपना ये करेंगे ही नहीं, इनके वकील वादी के। सोशल मीडिया पर आप किसी के नाम एड्रेस को नहीं उछाल सकते हैं इस तरह से। राइट? फैक्स नहीं करेंगे, क्योंकि फैक्स एड्रेस आप कहाँ से लेंगे, और मैंने अभी जस्ट बताया था इलेक्ट्रॉनिक मेल में आप नहीं जाएंगे। राइट? तो प्रकाशन, ये प्रकाशन क्या है, इनलिस्ट कर दिया जाता है, ये पर्टिकुलर जो है इनके साथ ऐसा ऐसा घटना जिनको इतना तरीको ये दिया गया है, ये प्रकाशन है आपको न्यूज़पेपर में होता है। राइट? तो न्यूज़पेपर वाला प्रकाशन किया जा सकता है, अन्यथा ये जो है जो वे है वो नहीं कर सकते हैं, और वो क्या करेंगे, सबके सब आपको कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है, यानी न्यायालय ऐसा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपील विशेष आवेदन को और अंतिम राहत। उसी बेस पर क्वेश्चन है, CPC के तहत अपील और विशेष अनुमति आमतौर पर निम्नलिखित द्वारा दी जाती है। अपील की विशेष अनुमति अपील करने के लिए आमतौर पर कौन देंगे कि आप अपील कर सकते हैं? ट्रायल कोर्ट, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, मध्यस्थता। एक्चुअली हम जो CPC में जब जाते हैं तो विशेष अनुमति तभी मिलती है जब कोई भी आदेश पारित हो जाए, और वहाँ जब कोई केस आदेश बन जाती है तो कहीं ना कहीं रूल बन जाती है, तो वो करने वाले कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। राइट? तो करेक्ट आंसर कौन हो गया, तो विशेष अनुमति जो है आपको मिलेगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा आदेश अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान करने से संबंधित है? यह पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है वो आपका है आदेश पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिटेल है वो है 39, ऑर्डर नंबर 39 के अकॉर्डिंग जो है आपका अंतरिम निषेधाज्ञा है। 68 नंबर क्वेश्चन है, CPC के तहत अंतरिम निषेधाज्ञा शब्द उस आदेश को संदर्भित करता है जो क्या करता है CPC के तहत अंतरिम निषेधाज्ञा। तो अंतिम निषेधाज्ञा क्या होती है कि किसी पक्ष को मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, जब वो पेंडिंग है, केस कोर्ट में चल रही है, ऐसे कार्य को रोक सकता है जिससे अपूरणीय क्षति हो सकती है। यानी अंतरिम निषेधाज्ञा जो कि यह बताता, आप
जब तक कोर्ट में केस चल रही है तो इंटरिम इंजंक्शन लगा दिया जाता है ताकि कोई कार्रवाई ना हो। मान लीजिए कि कोई ज़मीन पर केस चल रही है तो दोनों पक्ष को रोक दिया जाता है कि आप दोनों पक्ष उस ज़मीन पर मत जाइए, क्योंकि कोई ना कोई घटना घट सकती है। तो जब कोई घटना घट जाएगी तो उससे बेहतर है कि आप दोनों पक्ष में से कोई कुछ ना करें, क्योंकि केस अभी पेंडिंग है, केस अभी चल रही है। ये होती है इंटरिम इंजंक्शन, जो सीपीसी के अकॉर्डिंग बताया गया कि कुछ ऐसा घटना ना घटे जब तक सूट जो है पेंडेंसी चल रही है, कोर्ट में चल रही है और अंतिम निर्णय नहीं आ जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन, which of the following is not a typical ground for granting interim relief under the CPC? mere delay in filing the suit, केवल सूट को फाइलिंग करने में जो डिले होती है यह बताता है कि टिपिकल ग्राउंड नहीं है, क्योंकि कभी कभी किसी किसी कारण से आदमी को लेट हो सकता है। वह कारण उसमें मेंशन रहता है कि हमने मध्यस्थता करने लगा, हमने पंचायती करने लगा या हमने आपस में समझाने लगा, जिसके कारण यह देर हो रही है। तो ये बिल्कुल आजकल क्या होता है कि आप यदि क्रिमिनल केस में भी जाते हैं तो थाने में भी आपको यदि लेट होता है घटना घटने के बाद और तुरंत नहीं कर पाते हैं, तो हो सकता है कि वो पीड़ित जो है, वो पर्सन जो है एक्यूज्ड के बारे में सब कुछ जानता होगा, लेकिन वो केस नहीं कर पाता है क्योंकि वो या तो हॉस्पिटल में है या तो वो किसी न किसी काम में बिजी है। तो यदि कोई घटना घटित होता है तो वादी जो है लेट से केस कर सकता है कि जब उसे यह ज़रूरत पड़ जाए कि अब हमें केस में जाना ही है। उससे पहले की प्रक्रिया या तो हो सकता है कि मौखिक होता हो या तो हो सकता है कि किसी मध्यस्थता के बीच में आता हो, तो इस तरह से लेट हो सकता है। तो यह कारण नहीं होगा, यानी सी इज करेक्ट, मेयर डिले इन फाइलिंग द सूट। सी नंबर इज 69 नंबर क्वेश्चन जो था वह था निम्नलिखित में से कौन सा सीपीसी के तहत अंतिम राहत देने का विशेष आधार नहीं है। तो वो था सी मुकदमा दायर करने में मात्र देरी, तो वह आपका सीपीसी के तहत आधार नहीं बनता है कि देरी हो गई तो आपका हम केस नहीं लिया जाएगा। सी नंबर इज। अब 70 नंबर क्वेश्चन जो है यह है कि दूसरे पक्ष को सुने बिना, यानी फर्स्ट पक्ष ने अपना, प्रथम पक्ष ने आवेदन दिया, राइट, पिटिशन फाइल किया, प्लेंट को तैयार किया और दूसरे पक्ष को सुना भी नहीं और उनके ही पक्ष में दिया गया। तो दूसरे पक्ष को सुने बिना यदि कोई अस्थायी निषेधाज्ञा दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? कभी भी एक ही पक्ष में होगा तो वह होगा एक पक्षीय निषेधाज्ञा, एक्स पार्टी निषेधाज्ञा ये हो गया, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, 70 नंबर। सेवेंटी 71 नंबर क्वेश्चन है संशोधन, अपील और परिवर्तन वारिकियाँ, यानी पूरे के पूरे जो अमेंडमेंट होगा, अपील होगा, रिवीजन होगा, इन्फोर्समेंट होगा, उसी बेस पर आपका यह क्वेश्चन है। 71 नंबर क्वेश्चन से 5 तक जाएगा, राइट, 75 तक जाएगा, 5 क्वेश्चन है। वाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑन द अपीलेज पावर्स अंडर द CPC, यानी निम्नलिखित में से जो है कौन सी CPC के तहत अपीलीय शक्तियों का एक सीमा है। 4 ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन है कि अपीलीय न्यायालय रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य को दोबारा न खोला जाए। यह क्या होगा? CPC के तहत अपीलीय शक्तियों का एक सीमा हो गया कि जो अपीलीय न्यायालय रिकॉर्ड पर मौजूद जो साक्ष्य है उसको दोबारा न खोला जा सकता है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। 72 नंबर, CPC के तहत किसी प्रकार की अपील को द्वितीयक अपील माना जाता है। एक्चुअली कब वो जो होगा CPC के तहत किसी प्रकार की जो अपील किया जाएगा, ऑलरेडी अपील तो तभी किया जाएगा जब वो न्यायालय से आप उनकी जो डिक्री है वो डिक्री से आप सेटिस्फाई नहीं हुए हैं, तभी आप अपील में जाते हैं। तो किस प्रकार की अपील को द्वितीयक अपील माना जाएगा, यह क्वेश्चन आपका है। तो अंतिम डिक्री के विरुद्ध उच्च न्यायालय में चले गए, क्या वो होगा द्वितीयक? जी नहीं, वो आप सिर्फ अपील कहलाता है। उच्च न्यायालय द्वारा दायर पुनरीक्षण, यह भी नहीं होगा, यह पुनरीक्षण में चला जाएगा। और उसी न्यायालय में दायर समीक्षा याचिका जिसने डिक्री पारित की थी,
जी हाँ, यह होगा उसी न्यायालय में दायर समीक्षा याचिका। आप यदि जिस कोर्ट से डिक्री मिला था उसी कोर्ट में आप क्या करते हैं, उसी न्यायालय में दायर समीक्षा याचिका जिसने डिक्री पारित की थी, यह जो है आपका द्वितीय अपील माना जाएगा। राइट, यानी क्वेश्चन इंग्लिश में थोड़ा देख लें तो और भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडर सीपीसी विच टाइप ऑफ अपीलेट इज कंसिडर्ड। सेकेंडरी अपील के बारे में बात की जा रही है। तो सेकेंडरी अपील वही होगा जब हम रिव्यू पिटीशन डालते हैं, फाइल करते हैं उसी कोर्ट में जिस कोर्ट में डिक्री हुई है। यानी हम रिव्यू पिटीशन फाइल करते हैं जब जिस कोर्ट में फाइल किया रहता है, फाइल करने के बाद वहाँ डिक्री मिलती है, हम डिक्री सेटिस्फाई नहीं होते हैं, हम क्या करते हैं, रिवीजन में चल जाते हैं, तो हम रिव्यू पिटीशन जो है डालते हैं। वही हो गया आपका सेम कोर्ट में होना। (73) नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीपीसी के तहत अपील के निलंबन प्रभाव का सही वर्णन करता है। निलंबन से प्रभाव तभी होगा जब न्यायालय जो है अपील लंबित रहने तक डिक्री पर स्थगन दे सकता है। यानी न्यायालय क्या किया जाए, जब अपील लंबित है, पेंडिंग है, तो डिक्री जो है फाइनल नहीं देंगे और उस पर रोका जाएगा, तो वही होता है निलंबन का प्रभाव, डिक्री रोक लिया जाता है, डिक्री फाइनल करता ही नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। 74 नंबर क्वेश्चन, सीपीसी के तहत न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण का मुकदमे की कार्रवाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। सीधी सी बात है, यदि कोई मुकदमा चली और चलने के बाद उनको पुनरीक्षण में यदि हम चले जाते हैं तो मुकदमे की कार्रवाई पर असर पड़ेगा। यह असर होगा कि वह जो है जो डिक्री मिला था, जो आदेश मिला था, वो आदेश या तो उसमें कुछ करेक्शन होगा यानी संशोधित होगा, अमेंडमेंट हो जाएगा, या तो आदेश रद्द हो सकता है, या तो डिक्री जो है वो रद्द हो जाएगा। इससे तो लोग पुनरीक्षण में जाता है। रिवीजन में लोग क्यों जाता है, रिवीजन में इसीलिए जाता है कि जो डिक्री कोर्ट के द्वारा दी जाती है वो डिक्री कहीं ना कहीं देखा जाता है कि कहीं ना कहीं भूल हुई है, कुछ न कुछ नज़रअंदाज हो गया है, तो वो कहता है कि एक बार और देखा जाए, मेरी बातों को और मेरे पक्षों को भी रखा जाए और मौका भी दिया जाए। राइट, तो उसी तरह वो रिवीजन में जाता है। तो रिवीजन में जाने के बाद यदि उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण है तो मुकदमे की कार्रवाई पर प्रभाव पड़ेगा कि मुकदमे का जो आदेश है, जो डिग्री है, या तो अमेंडमेंट हो जाएगी यानी उसमें सुधार होगी, कुछ न कुछ करेक्शन होगी डिग्री में और न्यू डिग्री उसको डिग्री दिया जाएगा, या तो जो डिग्री दी गई है यदि वो पूरे के पूरे बदल गई है तो वो रद्द हो जाएगी और न्यू डिग्री उनको मिलेगी। निष्पादन कार्रवाई में यदि निर्णीत ऋणी यह दावा करता है कि डिक्री के संबंध में उसका वास्तविक विवाद है तो न्यायालय क्या कहा है। अब कि निष्पादन कार्यवाही में है निर्णीत ऋणी। अब निर्णीत ऋणी क्या होता है कि निर्णीत ऋणी को यदि हम इंग्लिश में जान लें, यह होता है जजमेंट डेटर। राइट, एक्सक्यूशन प्रीसीडिंग है इफ़ द जजमेंट डेटर क्लेम्स टू हैव अ बोनाफाइड डिस्प्यूट रिगार्डिंग द डिक्री। द कोर्ट में कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट ये करेगा कि ग्रांट करेगा कि अ स्टे ऑफ एक्सक्यूशन पेंडिंग रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट। यानी ये जो डिस्प्यूट जो हुआ है, जो वाद हुआ है, उस बात पर क्या करेंगे कि समाधान तक जो है निष्पादन पर रोक लगा सकता है। जब तक डिसीजन नहीं हो पाती है, उनका रेजोल्यूशन नहीं हो पाता है, तब तक क्या होगा, उनको निष्पादन पर रोक लग सकता है। क्योंकि क्वेश्चन जो ये पूछा जा रहा है कि निष्पादन कार्रवाई चल रही है, निष्पादन होगा, डिस्पोज हो जाएगा, तो डिस्पोज करने से पहले क्या होगा, यदि निर्णीत ऋणी यह दावा करता है, जो जजमेंट डेटर है, तो यह दावा करता है कि डिक्री के संबंध में उसका वास्तविक विवाद है, तो न्यायालय करेगी कि विवाद के समाधान तक निष्पादन पर रोक लगा सकता है। जब तक वह समाधान ना हो जाए तब तक वह रोक लगा रहेगा, समाधान हो जाएगा, समाधान के साथ साथ ही उनको फिर से दोबारा निष्पादन भी समाधान हो जाएगा, तब निष्पादन किया जा सकता है, समाधान से पहले नहीं किया जाएगा। सो ग इज करेक्ट। वी हैव completed
25 क्वेश्चंस MCQ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि जैसे 1 से 50 क्वेश्चन किया था, इस वीडियो में आपने टोटल 51 से 75 तक आपने 25 MCQ को कंप्लीट किया जो CPC की है। नेक्स्ट वीडियो में आपको और 25 क्वेश्चन से मिलेगा, और वह जो 100 क्वेश्चन का जो CPC से मैंने लिया है, उम्मीद करता हूँ वह क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल होगा MCQ बेस पर, जो कि पूरे की पूरे CPC से लाया गया क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन को बना भी सकता है, दूसरे क्वेश्चन को जन्म दे सकता है, राइट। जन्म देने का मतलब ये हो गया कि जब एक क्वेश्चन को आप अच्छे से करते हो, इस क्वेश्चन से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस मिलता जुलता मिलेगा। तो आप यदि अच्छा से करते हैं तो बिल्कुल संबंधित क्वेश्चन को भी आप पूरा का पूरा कर लोगे। थैंक यू सो मच।